नमस्कार और स्वागत है द स्टोरी बॉक्स में। कथाओं की वो दुनिया जहां हर कहानी एक नया राज, एक नई रोमांचक यात्रा लेकर आती है। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। प्राचीन समय की बात है। उत्तरी पर्वतों की गोद में बसे विशाल और समृद्ध राज्य पुष्करगढ़ का शासन एक न्यायप्रिय परंतु अत्यंत सावधान स्वभाव वाले राजा वीरेंद्र देव के हाथों में था। ये राज्य दूर दूर तक अपनी उपजाऊ भूमि, सुगंधित फूलों, नदियों पर बने हजारों साल पुराने पुलों और महल के ऊंचे प्रहरों के लिए प्रसिद्ध था। महल में चमकती सुरंगों जैसी कोठरियां थीं, जहां दिए की रोशनी पत्थरों पर पड़कर सोने जैसा आभास देती थी। राजा वीरेंद्र देव का हृदय विशाल था, पर राज्य की सीमाओं पर लगातार छोटे छोटे विवाद होते रहते थे, जिनके चलते राजा हमेशा चौकन्ना रहता था। उस समय महल में असंख्य कर्मचारी, रानियां, राजकुमार, सिपाही, मंत्री और दास दासियां थीं, पर उन सब में एक दासी थी जो अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण पूरे महल में चर्चित थी। उसका नाम था कनहमती। दुबली पतली, काली कवायली, पर आंखें ऐसी तेज जैसे किसी बाज की दृष्टि। उसका मुंह हमेशा कुछ न कुछ सोचता हुआ और दिमाग हमेशा एक कदम आगे रहता था। वो साधारण कपड़े पहनती थी, पर उसकी चाल में ऐसा आत्मविश्वास था कि देखते ही लगता वो दूसरों जैसी नहीं है। कनकमती जब काम करती तब उसकी आंखें सिर्फ वही नहीं देखतीं जो सामने हो, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा। लोगों के हाव भाव, कमरे की हवा, समय का ढंग, आवाजों का ताल, सब कुछ। वो राजकाज नहीं संभालती थी, पर बुद्धि ऐसी कि कई समस्या एक झटके में हल कर देती। बहुत से लोग उससे चिढ़ते भी थे, क्योंकि उसकी तीखी समझ दूसरों की चालें पकड़ लेती थी। वहीं राजा उसकी बुद्धि पर गुप्त रूप से नजर रखते थे, हालांकि उन्होंने कभी खुलकर कुछ कहा नहीं। एक बार की बात है, राजमहल में एक अजीब घटना घटने लगी। रात होते ही महल के दक्षिण कक्ष में कोई रहस्यमयी आवाजें सुनाई देतीं। पहले सैनिकों ने सोचा कि यह हवा की आवाज होगी, पर कुछ ही दिनों में उन आवाजों के साथ छाया जैसी आकृतियां दिखने लगीं। राजमहल का वही हिस्सा प्राचीन था, जहां पुराने राजा महाराजा रहते थे और उसमें कई गुप्त रास्ते थे। महल के लोगों में डर फैल गया। राजा वीरेंद्र देव ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, ये क्या हो रहा है? रात रात भर महल में किसी अदृश्य कदमों की आवाजें क्यों गूंजती हैं? क्या कोई हमारे गुप्त भंडार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है? मंत्री एक दूसरे का मुंह देखते रहे। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। अंत में सेनापति ने कहा कि वो और पहरा बढ़ा देंगे। राजा ने सिर हिलाया, पर उन्हें संतोष नहीं हुआ। वे जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है जिसे महल के अंदरूनी हिस्सों का ज्ञान हो। महल में अफरा तफरी का माहौल था। दासियां भी डर गई थीं और रात होते ही किसी को बाहर निकलना गवारा नहीं था। कनकमती ने भी ये सब सुना, पर उसके चेहरे पर डर की लकीर तक न आई। वो मन ही मन सोच रही थी, ये भूत प्रेत का मामला नहीं, ये इंसानी चाल है, और इंसानी चाल को इंसान ही पकड़ सकता है। एक रात राजा ने घोषणा की कि जिसे भी इस रहस्य का पता चलेगा उसे बड़ी इनामदारी दी जाएगी। ये सुनते ही महल में हलचल बढ़ गई। कुछ लोग साहस दिखाना चाहते थे, कुछ सिर्फ इनाम की लालच में शरीर कांपते हुए भी अपने नाम दे रहे थे। कनकमती ने चुपचाप जाकर पहरेदार से पूछा कि राजा से मिलने की आज्ञा मिलेगी या नहीं। पहरेदार, जो उसे अच्छी तरह जानता था, बिना किसी संदेह के उसे अंदर ले गया। राजा उसे देखकर चकित हुए। कनकमती, तुम यहां किस लिए आई हो? कनकमती ने शिष्टतापूर्वक झुककर कहा, राजन, आपके दरबारियों और सैनिकों से ज्यादा मैं इस महल के हर कोने को जानती हूं। दासियों का काम ही ऐसा होता है। हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं और बोलते बहुत कम है। यही हमारी ताकत है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इस रहस्य का पता लगाने का प्रयास करूं। राजा ने उसे ध्यान से देखा। उनके मन में आश्चर्य था। एक दासी, पर उसकी आंखों में ईमान और साहस था। कनकमती, राजा ने धीरे कहा, तुम जानती हो ये काम आसान नहीं। तुम किसी खतरे में पड़ सकती हो। कनकमती मुस्कुराई, छोटी सी पर दृढ़ मुस्कान। राजन,
जो खतरा आंखों से डरता है वो कभी रहस्य नहीं खोल पाता। राजा ने कुछ क्षण सोचा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, तुम कोशिश कर सकती हो, पर ध्यान रखना, यदि तुम्हें किसी मदद की आवश्यकता हो तो बिना संकोच बताना। कनकमती ने प्रणाम किया और बाहर निकल गई। अब शुरू हुई असली खोज की। रात होते होते चांदनी महल की दीवारों पर चांदी की परत बिछा रही थी। पहरेदार जगह जगह टहल रहे थे, उनके भाले चमक रहे थे, पर कनकमती ने सबको दूर से देखकर एक बात समझ ली कि सैनिकों की मौजूदगी रहस्य को हल करने में बाधा बन सकती है, क्योंकि जो भी ये सब कर रहा था वो महल के अंदर का, महल से परिचित व्यक्ति ही हो सकता था। कनकमती ने वो रात महल के दक्षिण कक्ष की छत के पास एक ऊंचे जड़े हुए स्तंभ के पीछे छिपकर बिताई। रात के तीसरे प्रहर में, जब सन्नाटा गहरा और नींद सबसे गहरी, अचानक उसे वही आवाजें सुनाई दीं। धीमे धीमे कदम, दरवाजे की चरमराहट, खुशबू जैसी कोई हल्की महक, और फिर एक छाया जो दिए की रोशनी में स्याह रेखा की तरह फिसलती हुई दिखाई दी। कनकमती सांस रोककर सुनती रही। वो साये को पीछा करना चाहती थी, पर उसे पता था कि जल्दबाजी में वो जाल में फंस सकती है। उसने सिर्फ उस छाये के चलने के ढंग पर ध्यान दिया, तेज कदम पर बहुत सतर्क, जैसे चोरी करने वाला किसी छिपे कमरे की ओर गया हो। सुबह होते ही वो दक्षिण कक्ष में गई और चारों ओर निरीक्षण करने लगी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर उसकी नजर गद्दों के पास लगी लकड़ी की पेंटिंग पर गई। वो पेंटिंग बहुत पुराने समय की थी, थोड़ी तिरछी लगी। उसने उसे धीरे से छुआ और उसके पीछे एक पतली दरार मिली। वो बुदबुदाई, यहां से कुछ खेल चल रहा है। उसने दरार को और ध्यान से देखा। ये कोई साधारण दरार नहीं, बल्कि एक छिपा हुआ रास्ता हो सकता था, पर दिन के उजाले में उसे खोलना उचित नहीं था। उधर महल में बातें फैलने लगी थीं कि दासी कनकमती रात को महल के रहस्य खोजने निकलती है। कुछ लोग उसकी हिम्मत की सराहना करते, तो कुछ महिला सेविकाएं ईर्ष्या से कहती, अरे देखो ना, एक दासी भी अब राजकाज में टांग अड़ाएगी। पर कनकमती इन बातों से बेपरवाह थी। वो अपनी बुद्धि में डूबी रहती, हर चीज को अपने तरीके से परखती। दूसरी रात उसने अपने साथ सिर्फ एक छोटी पेल की कुप्पी और एक पतला रस्सीनुमा कपड़ा लिया। वो फिर छिपकर बैठ गई। रात गहराई, सिपाही दूर कहीं पहरा देते रहे और वही आवाजें फिर आईं। इस बार कनकमती पहले से तैयार थी। छाया जैसे ही दक्षिण कक्ष के पास आई, कनकमती धीरे धीरे दीवार के पीछे से सरककर पेंटिंग की ओर बढ़ी। छाया कुछ दूरी पर रुककर आसपास देखने लगी। कनकमती बिल्कुल स्थिर रही, जैसे कोई मूर्ति। जब छाया पेंटिंग ढके पत्थरों को हटाने लगी और दीवार में बनी पतली दरार से भीतर जाने लगी, तभी कनकमती ने तुरंत रस्सीनुमा कपड़ा बढ़ाकर रास्ते को रोक दिया, जिससे पेंटिंग हिल गई। छाया चौंक गई। क्षण भर को जैसे हवा भी रुक गई। फिर वो छाया अंदर गायब हो गई। कनकमती तेज कदमों से अंदर पहुंची। दीवार के पीछे सचमुच एक गुप्त सुरंग थी, गहरी, संकरी और प्राचीन समय में बनाई गई। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। वो डर सकती थी, पर उसने कुप्पी जलाई और सुरंग में उतर गई। सुरंग बहुत लंबी थी। भीतर सीलन की गंध थी और दीवारों पर पुराने राजा महाराजाओं की धुंधली नक्काशियां थीं। कई जगहों पर छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, जिनमें लकड़ी के संदूक, जंग लगे हथियार और गुप्त दस्तावेज थे। कनकमती ने सोचा कि यदि ये सुरंग किसी के लिए रास्ता है, तो वो जरूर किसी बड़े उद्देश्य से यहां आता है। अचानक उसे दूर से धीमी धीमी आवाजें सुनाई दीं, मानो दो लोग बात कर रहे हों। कनकमती ने कुप्पी बुझाई और धीरे धीरे उन आवाजों की ओर सरकी। उसे नजर आया कि कोई व्यक्ति छुपकर एक संदूक खोल रहा है और उसके पीछे एक दूसरा आदमी पहरा दे रहा है। पहला आदमी बोला, राजकोष के ये दस्तावेज मिल जाएं तो आधा राज्य हमारे हाथ में आ सकता है। राजा को पता भी नहीं चलेगा कि उसके अपने ही घर में कौन उसकी जमीनें बिकने की साजिश कर रहा है। कनकमती ने यह सुनकर सांस रोक ली। ये सिर्फ चोरी नहीं, विद्रोह की साजिश थी। उसने ठीक उसी समय अपनी चाल चली। वो तेजी से ऊपर की ओर लौटी और दीवार का पैनल बंद कर दिया। अंदर फंसे दोनों लोग बाहर आने का रास्ता खोजते रहे, पर गुप्त पथ हवा की तरह बंद था। सुबह होते ही उसने राजा को सारी बात बताई।
राजा स्तब्ध रह गए। कनकमती, तुमने अकेले ये सब कर लिया? कनकमती ने विनम्रता से कहा, राजन, महल की छायाएं हमेशा कुछ कहती हैं, बस सुनने वाला चाहिए। राजा ने सैनिक भेजकर पूरी सुरंग की तलाशी ली और उसमें छिपे दोनों गद्दार पकड़े गए। एक शाही लेखाधिकारी और दूसरा महल का ही पुराना रखवाला, जो लालच में अंधा हो गया था। उनके पास राज्य के कई गुप्त नक्शे और महत्वपूर्ण पत्र मिले, जिन्हें चुराकर पड़ोसी राज्यों को बेचा जाना था। राजा ने राहत की सांस ली। उन्होंने कनकमती को दरबार में बुलाया और घोषणा की, इस दासी ने बुद्धि, साहस और वफादारी का उत्तम उदाहरण दिया है। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है कि इसे महल की सलाहकार पदवी दी जाए। सब हैरान थे, एक दासी सलाहकार। पर राजा ने कहा, जब बुद्धि चमके तो जन्म का कोई महत्व नहीं। कनकमती ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, मैं आपकी सेवा में थी और रहूंगी, पर दासी का पद ही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं महल के हर कोने की आंख हूं और यही रहना। कनकमती के द्वारा पकड़े गए गद्दारों की खबर पूरे महल में आग की तरह फैल गई। दासियों ने फुसफुसाकर बातें की कि कनकमती अब साधारण दासी नहीं रही, उसने तो राजा की जान और राज्य दोनों बचा लिए। कई सैनिक उसे सम्मान की नजर से देखने लगे और मंत्रीगण भी उसकी बुद्धिमत्ता का उल्लेख दरबार में करने लगे। पर कनकमती जानती थी, यह कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस रात सुरंग के भीतर उसने सिर्फ 2 लोगों की आवाजें नहीं सुनी थीं। उसे एक तीसरी, धीमी, दबती हुई पर अत्यंत खतरनाक फुसफुसाहट भी सुनी थी। एक ऐसी आवाज जो इंसानी नहीं लगी थी, मानो कोई पुरानी आत्मा दीवारों के भीतर से बोल रही हो। उस फुसफुसाहट ने कहा था, अभी तो शुरुआत है। वही शब्द उसकी नींद में भी गूंजते रहे। अगली सुबह ही राजा ने दरबार में एक आपात बैठक बुलाई। सिंहासन पर बैठे राजा का चेहरा गंभीर था। उनके सामने पकड़े गए गद्दार घुटने टेक कर खड़े थे। मंत्री एक दूसरे से सुबक सुबक कर बातें कर रहे थे कि आखिर इतना बड़ा षड्यंत्र महल की नाक के नीचे कैसे चल रहा था। राजा ने गहरी आवाज में कहा, ये दोनों अकेले नहीं थे, इनके पीछे अवश्य ही कोई बड़ा दिमाग काम कर रहा है। गुप्त नक्शे और दस्तावेज इतनी आसानी से नहीं मिलते। मंत्री चुप रहे। सबकी निगाहें एक दूसरे के ऊपर फिसल रही थीं, पर कोई उत्तर नहीं था। उसी समय राजकक्ष के द्वार पर कनकमती खड़ी दिखाई दी। राजा ने उसे आगे बुलाया। कनकमती ने धीरे से कहा, राजन, यदि अनुमति दे तो मैं कुछ कह सकती हूं। राजा ने सिर हिलाया। दरबारियों ने फुसफुसाकर कहा, अब दासी भी दरबार में बोलेगी। कनकमती बेपरवाह आगे बढ़ी। राजन, मैंने सुरंग में सिर्फ 2 नहीं, 3 आवाजें सुनी थीं। 2 मनुष्यों की और एक ऐसी आवाज जो दीवारों के भीतर से आती प्रतीत हुई थी। वो आवाज इन विद्रोहियों को दिशा दे रही थी। दरबार में सनसनी फैल गई। सेनापति खड़े होकर बोले, क्या तुम कहना चाहती हो कि महल में कोई आत्मा? कनकमती ने गंभीरता से कहा, मैं अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहती, पर वो आवाज साधारण नहीं थी। उसके स्वर में एक अद्भुत आदेश और नियंत्रण का भाव था। राजा कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने आदेश दिया, आज रात हम दक्षिण कक्ष और उस गुप्त सुरंग की पुनः जांच करेंगे। कनकमती, तुम हमारे साथ रहोगी। मंत्री आश्चर्यचकित थे, पर कोई विरोध न कर सके। जो राज की रक्षा करे उसका कद ऊंचा ही होता है। रात की खोज और नई सुरंग की खोज। उस रात महल का दक्षिण कक्ष दियों से रोशन किया गया। राजा स्वयं तलवार लेकर आए। सेनापति अपने सिपाहियों के साथ खड़े हुए। कनकमती पेंटिंग की ओर बढ़ी और धीरे से पैनल हटाया। भीतर की सुरंग बिल्कुल शांत थी, जैसे सदियों से कोई ना आया हो। राजा, सेनापति और कुछ सैनिक उसके साथ भीतर उतरे। उनके हाथों में मशालें थीं, जिनकी रोशनी से दीवारों पर बनी नक्काशियां कांपती सी दिख रही थीं। कनकमती ने उस जगह जाकर दीवार पर हाथ फेरा जहां उसने पिछली रात फुसफुसाहट सुनी थी।
वहां एक छोटी सी दरार थी जो ऊपर से धूल से ढकी थी, इसलिए किसी सैनिक का ध्यान नहीं गया था। कनकमती ने दीवार पर हल्का सा दबाव डाला, एक पत्थर खिसक गया। एक नई सुरंग खुली जो पहले से भी पुरानी, धूल से ढकी और रहस्यमयी थी। राजा चौंक गए। ये रास्ता तो प्राचीन महल के नक्शों में भी नहीं है। सिपाही मशाले उठाकर आगे बढ़े। अंदर जमीन असमान थी, कई जगह लकड़ी के टूटती आवाजें आती थीं। कनकमती दीवारों को छूते छूते आगे बढ़ रही थी। अचानक उसकी उंगलियां एक ठंडे लोहे पर पड़ीं। वो रुकी और मशाल को पास लाया। वहां एक बड़ा जंग लगा दरवाजा था, जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ उत्कीर्ण था। राजा ने पढ़ने की कोशिश की पर नहीं पढ़ सके। कनकमती ने संख्या और चिन्ह पहचान कर कहा, राजन, ये दरवाजा राजा वीर सिंह के समय का है। वही राजा जिन्होंने अपने ही भाई के विद्रोह के बाद कई गुप्त कक्ष बंद करवा दिए थे। सेनापति बोले, तो क्या यहां पुराने राजाओं का कोई रहस्य छिपा हो सकता है? कनकमती ने सिर हिलाया, और शायद वही रहस्य अब महल को परेशान कर रहा है। राजा ने सैनिकों को दरवाजा खोलने का आदेश दिया। दरवाजा पुराना था, पर कई प्रयासों के बाद वो गरजता हुआ खुल गया। अंदर एक विशाल कमरा था। दीवारों पर पुराने चमड़े के नक्शे टंगे थे। बीच में राजाओं की मूर्तियां, एक कोने में सैकड़ों साल पुराना सिंहासन, और बीच में पत्थर पर उकेरी हुई एक बड़ी काली परछाई का चित्र, जिसके नीचे शब्द थे, अंधकर्ण, राज्य का गुप्त नियंत्रक। राजा ने आश्चर्य से कहा, अंधकर्ण? ये कौन था? कनकमती धीरे धीरे चित्र के पास गई। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि अंधकर्ण कोई मनुष्य नहीं, बल्कि प्राचीन समय के विद्रोहियों का एक गुप्त संगठन था। लोग कहते हैं उनका नेता इतना चतुर था कि साए की तरह चलता, परछाई की तरह बोलता और दीवारों की आड़ लेकर आदेश देता था। सेनापति ने डरते हुए कहा, तो क्या उसकी आत्मा? कनकमती ने चित्र को देखते हुए कहा, हो सकता है कि उस संगठन की परंपरा अभी भी किसी ने जिंदा रखी हो और वही महल में ये सब करा रहा हो। राजा ने सांस खींची, तो गद्दारों के पीछे असली दिमाग अब भी बाहर है। कमरा खामोश हो गया। मशाल की लौ डोल रही थी और पत्थर के कमरे में जैसे किसी की हल्की सरसराहट गूंजने लगी। कनकमती ने अचानक कहा, राजन, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए, कोई हमें देख रहा है। सभी चौंके। राजा ने इशारा किया और सभी सुरंग की ओर लौटने लगे। पर तभी पीछे से एक हल्की सी हंसी गूंजी, खौफनाक, गहरी और इंसानी नहीं। दीवारें कांप उठीं। मशाल की लौ एक क्षण को नीली हो गई। राजा ने घूमकर पूछा, कौन है वहां? सामने आओ। पर स्वर दोहराया गया, तुम सोचते हो तुम्हारी जीत हुई, खेल तो अब शुरू हुआ है। सैनिक डरकर पीछे हटे। राजा ने कनकमती की ओर देखा। वो बिल्कुल शांत खड़ी थी, पर उसकी आंखों में दृढ़ चमक थी। राजन, उसने कहा, यह आवाज किसी आत्मा की नहीं, कोई मनुष्य ही सुरंगों में प्रतिध्वनि का प्रयोग कर रहा है, पर वो जानता है कि हमने उसे लगभग ढूंढ लिया है। राजा ने आदेश किया, सुरंग को अभी के अभी सील कर दो। महल में रहने वाले हर व्यक्ति की जांच होगी। कोई न कोई अंधकर्ण का वारिस महल में है। सुरंग सील कर दिए जाने के बाद भी महल में अशांति व्याप्त थी। लोग बाहर से शांत दिखाई देते थे, पर भीतर भय की लहरें दौड़ रही थीं। दासियां कनकमती के पास आकर छोटी छोटी बातों के पीछे छिपे डर को व्यक्त करती। दीदी, रात में कोई छत पर चलने की आवाज आई थी। किसी ने पानी के घड़ों को उलट पलट कर दिया। कुत्ते बेवजह भौंकते हैं। इन सब बातों में कुछ सामान्य भी हो सकता था, पर कनकमती अब किसी भी बात को हल्के में नहीं ले रही थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि अंधकर्ण का वारिस महल में कहीं छुपा है और उसके पास न सिर्फ रहस्यमयी ज्ञान है, बल्कि महल की संरचनाओं का भी पूरा पता है। दूसरी ओर राजा गंभीर और क्रोधित होते जा रहे थे।
उन्हें यह बर्दाश्त नहीं कि कोई उनके राज्य को भीतर से कमजोर कर रहा है। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, महल में रहने वाले हर व्यक्ति की जांच होगी, हर कोठरी, हर तिजोरी, हर कमरा, सबकी तफ्तीश की जाए। महल में हलचल मच गई। कई लोग डर से नींद खो बैठे। कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर आंख दूसरी आंख को शक की दृष्टि से देख रही हो। पर कनकमती ने राजा को अलग लेकर धीरे से कहा, राजन, ये तरीका ठीक नहीं। अंधकर्ण का वारिस इतना मूर्ख नहीं होगा कि जांच में पकड़ा जाए। वो छाया में छिपा है और छाया में ही उसे ढूंढना पड़ेगा। राजा ने उसकी बात पर ध्यान दिया। तो फिर तुम्हारा क्या सुझाव है कनकमती? कनकमती ने धीरे कहा, मुझे महल के उन हिस्सों में जाने दीजिए जहां अब कोई नहीं जाता। पुराना महल, रसोई की प्राचीन सुरंगें, रानियों के पुराने कक्ष और सबसे महत्वपूर्ण वो काल कोठरी जहां पुराने राजा वीर सिंह का शस्त्रागार रखा था। वो आदमी महल के इतिहास को बहुत गहराई से समझता है। राजा ने तुरंत सहमति दे दी। तुम्हें मेरी तरफ से पूरी आज्ञा है, जो भी चाहिए मांग लेना। कनकमती ने अगले दिन अकेले पुराने महल की ओर जाने का निर्णय किया। पुराना महल महल के पश्चिमी हिस्से में था। टूटी हुई दीवारें, टूटे स्तंभ, धूल भरी फर्श और चारों ओर डरावनी खामोशी। लोग कहते थे कि वहां पुराने राजाओं की आत्माएं भटकती हैं, पर कनकमती जानती थी, जहां इंसान डरता है वहीं षड्यंत्रकारी सुरक्षा ढूंढता है। वो दिया लेकर अंदर गई। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे, पुराने मिट्टी के चूल्हों में जमी राख थी और बीच बीच में लकड़ी के फर्श टूटे पड़े थे। अचानक उसने देखा, एक कोने में जमीन पर जूते के ताजे निशान बहुत हल्के थे, पर थे। कोई यहां आता है रोज, शायद रात में। उसने उन्हें ध्यान से देखा। निशान की दिशा पुराने शस्त्रागार की ओर जा रही थी। वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ी। शस्त्रागार का दरवाजा जंग लगा था, पर एक जगह साफ दिखाई दी, जैसे कोई रोज हाथ फेर कर उसे खोलने का प्रयास करता हो। कनकमती ने दिया नीचे रखकर दरवाजा धकेला। दरवाजा धीमी चर्र चर्र की आवाज करते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा था। जैसे ही उसने आगे कदम रखा, कोई चीज पीछे से तेजी से घूमकर बंद हो गई। दरवाजा बंद हो गया। कनकमती चैतन्य हो उठी। उसने तुरंत दिए को संभाला और आवाज दी, कौन है वहां? सामने आओ। अंधेरे से कोई आवाज नहीं आई, पर अचानक हवा तेज हो गई, मानो किसी ने हवा को भीतर धकेला हो। दीवार के बीचों बीच एक पुरानी संगमरमर की पट्टी दिखाई दी। उस पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, अंधकर्ण की प्रतिज्ञा, राजा के वंश का नाश होगा। कनकमती ने फर्श पर कान लगाया। नीचे से किसी के चलने की आवाजें आ रही थीं, धीमी, तेज, फिर गायब। ये शस्त्रागार केवल एक कमरे का नहीं, नीचे भी कुछ है। वो कमरे में चारों ओर देखने लगी। एक कोने में एक फटी हुई चादर पड़ी थी। उसके नीचे जमीन थोड़ी खोदी हुई थी। कनकमती ने चादर हटाई और उसके नीचे एक पत्थर का ढक्कन मिला। ढक्कन पर शाही प्रतीक बना था, यानी ये कोई गुप्त रास्ता था जिसे केवल कुछ ही लोग जानते थे। उसने ढक्कन उठाया और नीचे अंधकार का गहरा कुआं जैसा रास्ता था। सीढ़ियां नीचे जा रही थीं, पर इतनी अंधेरी कि कुछ दिखाई नहीं देता था। कनकमती ने अपनी कुप्पी जलाई और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। जैसे जैसे वो नीचे जा रही थी, वातावरण बदलता जा रहा था। ऊपर की मिट्टी की खुशबू खत्म हो गई और नीचे सीलन और लोहे की बदबू भरी हवा थी। दीवारों से पानी टपक रहा था। काफी नीचे जाने के बाद वो एक बड़े भूमिगत कक्ष में पहुंची। कमरे के बीच में एक लंबी मेज थी। मेज पर नक्शे, हथियार और पुराने पत्र रखे थे। उसमें से एक पत्र पर लिखा था, महल में प्रवेश सफल, दक्षिण सुरंग सक्रिय है, राजा की हर गतिविधि पर नजर रखो। कनकमती का दिल थक से रह गया। मतलब यह साजिश अभी भी जारी है। साजिशकर्ता महल में ही है और यह भी जानता है कि राजा उसे ढूंढ रहा है। तभी उसे एक हल्की सड़कने की आवाज सुनाई थी। वो तुरंत मेज के पीछे छिप गई। कमरे का एक दूसरा हिस्सा खुला और भीतर आया एक नकाबमश्त व्यक्ति।
उसका चेहरा पूरी तरह ढका था, पर उसकी चाल तेज और सतर्क थी। वो मेज के पास आया और बोला, कनकमती सुरंग बंद करवाने में राजा की मदद कर चुकी है। हमें अब दूसरा रास्ता खोजना होगा। अंधकर्ण की विरासत को कोई नहीं रोक सकता। कनकमती की सांसें तेज होने लगी। वो आवाज, हां वही आवाज जो सुरंग में प्रतिध्वनि बनकर गूंजती थी। यही वो व्यक्ति था जो खुद को छाया बनाकर महल को भयभीत कर रहा था। नकाब मश्त ने कमरे में कुछ खोजा, फिर दीवार पर बने एक लीवर को दबाया। कमरे की दूसरी दीवार धीरे धीरे सरकने लगी और एक और रास्ता खुला। मुझे पता था कनकमती इतनी जल्दी हार मानने वालों में नहीं। वो जरूर आएगी, पर अभी नहीं। अभी समय नहीं आया। कनकमती के दिल में भय नहीं, एक भयंकर जिज्ञासा उठ रही थी। ये कौन है? महल का कौन सा व्यक्ति इस रूप में छिपकर अंधकर्ण की विरासत चला रहा है? जैसे ही वो व्यक्ति नई सुरंग में घुसा, कनकमती उसे बिना आवाज किए पीछा करने लगी। रात के तीसरे प्रहर की हवा ठंडी और सोचों से भारी हुई थी। महल की दीवारों पर दीपकों की लौ धीमे धीमे हिल रही थी, मानो अंधेरे को आखिरी सांस तक रोकने का प्रयास कर रही हो। राजा विक्रम सिंह अपने कक्ष में गहरी चिंता में डूबे थे। 2 दिनों से चल रही रहस्यमयी घटनाओं ने पूरे राज्य की शांति हिला दी थी, और इन सब के पीछे हर बार वही चतुर्दासी कनकमती दिखाई दे रही थी। इस रात कनकमती को फिर बुलाया गया था। वो धीमे कदमों से कक्ष में पहुंची, पर उसके चेहरे की दृढ़ता पहले जैसी ही थी। राजा ने गंभीरता से कहा, कनकमती, अब मुझे स्पष्ट बता दो, तुम्हें ये सब घटनाएं पहले से कैसे पता चल जाती हैं? कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? कनकमती कुछ क्षण शांत रहीं, फिर बोली, महाराज, यदि मैं कहूं कि मैं केवल एक साधारण दासी नहीं हूं, बल्कि आपकी दिवंगत महारानी की अंतिम प्रतिज्ञा का परिणाम हूं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? राजा चौंक उठे। महारानी? लेकिन उनका इन सब से क्या संबंध? कनकमती ने सिर झुकाया। महाराज, जब महारानी की मृत्यु हुई, तब उन्होंने अपनी सबसे विश्वसनीय सखी मेरी मां को आदेश दिया था कि वह मुझे महल में भेजे। उन्होंने कहा था कि एक समय आएगा जब आपके जीवन के साथ साथ आपके राज्य के भविष्य को भी एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो छल को पहचान सके, खतरे को भांप सके और सत्य की राह पर अडिग रह सके। राजा आश्चर्य में डूब गए। इतने वर्षों में कनकमती ने कभी यह बात नहीं जताई थी कि उसका संबंध महारानी से था। उसी समय महल के भीतरी मार्ग से भागदौड़ की आवाजें सुनाई दी। पहरेदार हांफते हुए आए और बोले, महाराज, उत्तरी कक्ष में एक गुप्त सुरंग मिली है। लगता है कोई लंबे समय से महल में छुपकर षड्यंत्र रच रहा था। राजा तुरंत उठ खड़े हुए। कनकमती ने बिना समय गवाए सुगंधित दीपक की ओर इशारा किया। महाराज, जिस क्षण यह दीपक जलाया गया था, तब से मुझे संदेह था। यह दीपक तब चमकीली लौ देता है जब आसपास कोई धोखा, जादू या छिपा हुआ खतरा मौजूद हो। राजा बोले, तो क्या तुम कह रही हो कि कोई अंदर का व्यक्ति द्रोही है? कनकमती की आंखें गहरी हो गईं। अंदर का ही नहीं महाराज, बल्कि ऐसा व्यक्ति जिसे आपने और राज्य ने सम्मान दिया है। राजा, कनकमती और 4 सैनिक सुरंग की ओर बढ़े। प्रवेश द्वार पर सूखी घास, परतदार मिट्टी और जले दियों की हल्की महक थी। कनकमती झुककर मिट्टी सूंघती हुई बोली, यह मिट्टी रात की नहीं है, यह सुबह डाली गई है। मतलब कोई अभी अभी यहां से गया है। सुरंग आगे एक बड़े भूमिगत कक्ष में खुली। वहां रखे थे राज्य के खोए हुए रत्न, दुर्लभ पांडुलिपियां, चुराए गए शस्त्र। राजा का चेहरा क्रोध से तमतमाने लगा। ये तो राज्य की नींव पर वार था। कनकमती बोली, और इससे भी बड़ा वार अभी आना बाकी है। अचानक परछाई का प्रकट होना। अंधेरे में पीछे एक परछाई हिली। सैनिकों ने तलवारें उठाईं। कौन है वहां? एक लंबी आकृति बाहर आई। वो था राजकवि माधव। राजा अविश्वास में चिल्लाए, माधव, तुम? ये सब तुम्हारा काम है? माधव की आंखों में अब कोई कोमलता नहीं थी। वो बोला, हां महाराज, क्योंकि सिंहासन मेरा होना चाहिए था। वर्षों से अवसर ढूंढ रहा था और अब समय मेरे पक्ष में था। कनकमती आगे बढ़ी और बोली, यह अधिकार नहीं, तुम्हारा अंधा घमंड है माधव।
माधव हंसा। और तुम क्या एक दासी होके राजा के साथ चल रही हो? तुम कौन होती हो उपदेश देने वाली? कनकमती ने दीपक उठाया और घुमाया। अचानक सुनहरी तेज रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। माधव चीखा पड़ा, ये क्या, मेरी आंखें! कनकमती शांत स्वर में बोली, यह दीपक सत्य का रक्षक है। कपटी लोगों की शक्ति इसी तरह टूटती है। सैनिकों ने माधव को पकड़ लिया। महल लौटते ही घबराई हुई रानियां और दासियां दौड़ी। रानी सौम्या बोली, महाराज, रात के आकाश में लाल चिन्ह दिखाई दिया है, जैसे कोई अनिष्ट आने वाला हो। कनकमती तुरंत छत की ओर भागी। आकाश देखकर वह गंभीर हो गई। महाराज, यह रक्तवात है। इसका अर्थ है द्रोही अकेला नहीं था, एक और अदृश्य शक्ति राज्य के भाग्य को प्रभावित करने आ रही है, और असली शत्रु अब सामने आएगा। महल की ऊपरी छत पर खड़े होकर कनकामती लगातार बदलते आकाश को देख रही थी। रात्रि का नभ गहरे लाल रंग का हो चुका था, जैसे किसी अदृश्य अग्नि ने उसकी परतों को जला दिया हो। राजा विक्रम सिंह उसके पास पहुंचे, पर कनकामती की निगाहें क्षितिज से हट नहीं रही थीं। कनकामती, राजा बोले, क्या ये संकेत वास्तव में इतना गंभीर है? कनकामती ने गहरी सांस ली। महाराज, ये रक्तवात केवल तभी प्रकट होता है जब कोई परालौकिक शक्ति संसार के नियमों को तोड़ते हुए पृथ्वी पर प्रवेश करने वाली हो। इसमें इतना सामर्थ्य होता है कि बड़े से बड़ा राज्य गिर सकता है, राजा का भाग्य बदल सकता है और इतिहास की धारा तक मुड़ सकती है। राजा ने गंभीरता से कहा, तो हमें इसकी तैयारी करनी होगी। लेकिन ये शक्ति कौन है? क्या ये भी माधव से ही जुड़ी है? कनकामती की आंखें थोड़ी देर के लिए चमकीं। माधव तो सिर्फ मोहरा था, असली खिलाड़ी अभी पर्दे के पीछे है, और वो बहुत शक्तिशाली है। राजा ने तत्काल गुप्त सभा बुलाई। मंत्रियों, प्रमुख सैनिकों और ज्योतिषाचार्यों को बुलाया गया, पर सबके चेहरे डर और उलझन से भरे हुए थे। एक वृद्ध ज्योतिषाचार्य आगे बढ़ा और बोला, महाराज, रक्तवात का प्रकट होना संकेत देता है कि कोई ऐसी आत्मा जिसका कोई अधूरा बदला है निकट आने वाली है। इस शक्ति में समय, स्मृति और भाग्य तीनों से खिलवाड़ कर सकती है। कनकामती ने कहा, और ये आत्मा कोई सामान्य आत्मा नहीं है। ये उस युग की है जब आपकी वंशावली की शुरुआत हुई थी। यह आपके पूर्वजों से जुड़ा रहस्य है। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने असहज होकर पूछा, मेरे पूर्वजों ने ऐसा क्या किया था जिससे किसी आत्मा को बदला लेने की आवश्यकता पड़े? कनकामती धीमे स्वर में बोली, महाराज, आपका वंश तो सिंहासन पा गया, पर सैकड़ों वर्ष पहले किसी और घराने का अधिकार छीन लिया गया था। वही घराना जिससे आज का द्रोही माधव भी पैदा हुआ था। सभा में दबी दबी फुसफुसाहटें होने लगीं। राजा कनकामती की ओर मुड़े और बोले, तुम्हें यह सब कैसे पता है? हर रहस्य तुम पहले ही क्यों जान लेती हो? कनकामती ने गहरी सांस ली और बोली, महाराज, अब समय आ गया है कि आप सत्य जान लें। मैं केवल महारानी की विश्वसनीय दासी की बेटी नहीं हूं, मैं अतीत की रक्षक भी हूं। मेरे पूर्वजों को समय की रक्षा का वरदान मिला था। हम वो वंश हैं जो समय के बदलाव, भाग्य के गणित और छिपे हुए इतिहास को देख सकते हैं। राजा स्तब्ध रह गए। मतलब तुम साधारण मनुष्य नहीं? कनकामती मुस्कुराई। मनुष्य हूं महाराज, पर मेरी आंखें वहां तक देखती हैं जहां सामान्य मनुष्य नहीं देख पाता, और मैं आपके साथ इसलिए हूं क्योंकि आपके राज्य की रक्षा मेरी वंश परंपरा का धर्म है। राजा के चेहरे पर आश्चर्य और सम्मान दोनों थे। सभागृह अभी शांत हुआ ही था कि सैनिक दौड़ते हुए आए। महाराज, दक्षिणी द्वार के पास अजीब तूफानी चक्रवात बन रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई आत्मिक शक्ति भीतर प्रवेश कर रही है। राजा ने कनकामती की ओर देखा। वक्त आ गया है ना? कनकामती ने सिर झुका लिया। हां महाराज, असली संघर्ष यहीं से शुरू होगा। सभी सुरक्षा द्वार बंद कर दिए गए। महल के चारों ओर मशालें रोशन कर दी गईं। राजा, कनकामती और कुछ चुनिंदा वीर सैनिक दक्षिणी द्वार की ओर बढ़े। वहां हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें भी धुएं में बदल रही थीं। आकाश में लाल बादल घूमते हुए नीचे उतरने लगे। धरती हल्का हल्का कांपने लगी।
अचानक हवा में एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। विक्रमवंश, तुम्हारा समय समाप्त हुआ। सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए। घूमते बादलों के बीच से एक काली ऊंची आकृति उभरी। उसका शरीर लौ की तरह बदलता, फैलता और सिकड़ता था। उसकी आंखें अंगारों जैसी थीं। कनकामती आगे बढ़ी और बोली, मैं जानती थी तुम एक दिन वापस आओगे, छाया नरेश। छाया नरेश? कनकामती ने कहा। सैकड़ों साल पहले जिस घराने का सिंहासन छीन लिया गया था, उसका प्रमुख योद्धा था ये। न्याय की लड़ाई में मारा गया, लेकिन बदला आधा रह गया। अब ये अपने वंश का अधिकार वापस लेने आया है। छाया नरेश करजा। विक्रम सिंह, तुम्हारे पूर्वजों ने मेरा राज्य छीना था और अब मैं तुम्हारा राज्य जला दूंगा। राजा ने तलवार संभाली, पर कनकामती ने उनका हाथ रोका। नहीं महाराज, ये शक्ति लौह शस्त्रों से नहीं रुकेगी। कनकामती ने अपने वस्त्र के भीतर से वही सुनहरी लौ वाला अद्भुत दीपक निकाला, सत्यदीप। दीपक की लौ इस बार पहले से कहीं ज्यादा प्रखर हो चुकी थी। कनकामती ने दीपक को आसमान की ओर उठाया और धीमे मंत्र बोलने लगी। दीपक की लौ ऊंची उठी, फिर अचानक फैलकर एक सुनहरी आभा में बदल गई, जिसने पूरे द्वार को प्रकाश से भर दिया। छाया नरेश पीछे हटने लगा। ये असंभव है। इस दीपक की शक्ति अभी तक किसी ने नहीं जगाई। कनकामती की आवाज गूंजी। समय के रक्षक किसी की हानि नहीं चाहते, पर यदि कोई अहंकार में संतुलन बिगाड़े तो हम सत्य की लौ से उसे बांध सकते हैं। आभा फैलने लगी। छाया नरेश तड़पने लगा। राजा ने आश्चर्य से देखा कि जैसे जैसे दीपक की चमक बढ़ती है, वैसे वैसे छाया नरेश का रूप छोटा होने लगता है। कुछ ही क्षणों में वो एक धुंधली परछाई भर रह गया। कनकामती ने अंतिम मंत्र बोला, अधूरा बदला अब समाप्त हो। कड़कड़ाती रोशनी चमकी और छाया नरेश चीखते हुए हवा में विलीन हो गया। आकाश का लाल रंग धीरे धीरे मिटने लगा। हवा शांत हो गई। धरती स्थिर। राज्य फिर से सुरक्षित था। राजा ने गहरी सांस लेकर पूछा, कनकामती, तुमने राज्य को बचा लिया, पर क्या अब खतरा पूरी तरह समाप्त हो गया? कनकामती ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हां महाराज, अभी के लिए सब ठीक है, पर समय का संतुलन हमेशा बदलता रहता है। जब भी राज्य को मेरी आवश्यकता होगी, मैं लौट आऊंगी। राजा ने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी। राज्य तुम्हारा ऋणी है। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा यहीं रहो, राजदासी नहीं, बल्कि राज्य की संरक्षिका बनकर। कनकामती ने विनम्रता से सिर झुका लिया। आपकी इच्छा ही मेरा सम्मान है महाराज। रात का आकाश अब शांत और नीला हो चुका था। महल में दीप जल रहे थे। लोग जश्न मना रहे थे कि एक दासी, जो वास्तव में समय की रक्षक थी, ने पूरे राज्य का भविष्य बचा लिया। और इसी तरह राजा और चतुर दासी की ये प्राचीन लोक कथा युगों तक लोगों की यादों में अमर हो गई।